अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का सेशन अटेंड कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या आप लोगों को एमफिल या पीएचडी करनी चाहिए, स्पेशली एमफिल। क्या आप लोगों को, पहली बात है कि हम आज डिस्कस करने लगे हैं, क्या आप लोगों को एमफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या आप लोगों को पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एमफिल का उन लोगों को बताऊंगा जिनका भी बीएस खत्म हुआ है, जो एमफिल करने का सोच रहे हैं। और पीएचडी का उन लोगों को बताऊंगा कि जिन्होंने अभी एमफिल कर लिया है या कर कर रहे हैं, और उनकी जो है वो पीएचडी का उनके दिमाग के अंदर चल रहा है। ठीक है। तो आप लोग काइंडली मुझे मैसेज के अंदर बता दें, जिन्होंने एमफिल में है, जो लोग एमफिल, जिनका एमफिल कंप्लीट होने वाला है, ज़रा वो बताएं ना कि उनका एमफिल, अब वो पीएचडी का सोच रहे हैं, कौन कौन है आप में से जो पीएचडी के लिए जो है वो ये आज सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो कौन कौन है जी जो पीएचडी के लिए सेशन अटेंड कर रहा है। आपका एमफिल कंप्लीट होने वाला है। जी ठीक है शिदा। तो एक का एमफिल कंप्लीट होने वाला है। वर्दा भी पीएचडी के लिए देख रही हैं। एमफिल मतलब आप लोगों का या तो एंड होने वाला है या आप लोगों ने कर लिया है। तो आप लोगों से ही स्टार्ट मैं करता हूँ। शिदा ज़रा माइक ऑन करके बताइएगा कि क्या बीएस 8 सेमेस्टर और एमफिल 4 सेमेस्टर में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी क्या अब भी आपके दिमाग में वही बात चल रही है कि आगे मैं क्या करूं, वही जो आपके बीएस के बाद चल रही थी। क्या आप अभी उसी स्टेज पे खड़ी हैं जिस स्टेज पे आप बीएस के एंड पे खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बीएस और एमफिल के बाद इंसान की थिंकिंग में और मेच्योरिटी में काफी फर्क होता है, लेकिन ये है कि आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पीएचडी फौरन स्टार्ट करूं या थोड़ा ब्रेक लूं या जॉब करूं, या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। मतलब आप उस पॉइंट पे खड़ी हैं ना कि क्या करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है, थैंक यू। वर्दा सरफराज, वर्दा आप बताएं, क्या आप भी इसी पॉइंट पे खड़ी हैं या आपको क्लियर है कि मैं क्या करना है। पेशेंट है 50% मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ कर रही, ली जाए। दोबारा बताइएगा। आवाज आ रही है? अब आई है आपकी आवाज़। लेकिन ही है 50% लोग कह रहे हैं कि पीएचडी ऐसे जब आप बात और करती है ना आपकी आवाज़ चली जाती है। दोबारा अगर आप बताइएगा। मैं ये कह रही थी कि फिर चलेगी। सेडी कर लेनी चाहिए, लेकिन बाकी जी आपने कहा कि पीएचडी कर लेनी चाहिए, इतनी समझ आ गई है। ने कहा है कि जिनसे मैंने ओपिनियन लिया है, नहीं चाहिए। जी ठीक है। अच्छा जी, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एमफिल की बात करते हैं, फिर हम पीएचडी की बात करते हैं। ठीक है, कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अगर करनी भी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, कहाँ पे काम आएगी और कहाँ पे काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की पिक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मेरी आप मेरे पास है आप लोगों की तस्वीर। पता नहीं आप लोग क्यूरियस थे या नहीं थे। ये जी लोगों की पिक्चर आप लोगों के आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। तो ये है जी आप लोगों की तस्वीर। कैसे लग रहे हैं आप। हाँ जी, बताएं मुझे कैसे लग रहे हैं आप लोग। अच्छी लगी आप लोगों को आपकी पिक्चर। ये आप सारे ही हैं। ठीक है, ये आप सब की मुश्तरका तस्वीर है। ठीक है, ये आप सब हैं, ये आप लोगों की पिक्चर है। और ठीक है, ये आप लोग हैं। ठीक है, अब ये आप लोग क्यों हैं। ठीक है, ये आप लोग क्यों हैं। जब आप लोगों ने बीएस कर लिया
तो आप लोगों की हालत इसी घोड़ी की तरह है, क्योंकि कोई घोड़ा क्लास में है नहीं मेरे अलावा। ठीक है, तो बाकी सारी घोड़ियां ही हैं, तो मैं घोड़ियों का वर्ड यूज करूंगा। कोई लड़का तो आज आया ही नहीं सेशन में। ठीक है, तो आप लोगों की तस्वीर है, बल्कि मैं घोड़ा नहीं हूँ, मुझे तो क्लियर था कि मैंने क्या करना है। ये आप लोगों की तस्वीर है, आप लोगों को क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो वही हूँ जो मैं हूँ। ये आप लोगों की तस्वीर है, ये मेरी नहीं है। ठीक है, तो अब जिस तरह ये घोड़ा है, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रहा है? एनी गैस, इसको किस डायरेक्शन में नजर आएगा? यानी जब ये देखेगा तो इसे किस डायरेक्शन में नजर आएगा? बताएं जी। इसे सिर्फ सामने नजर आएगा, सिर्फ स्ट्रेट नजर आएगा। क्या ये लेफ्ट राइट देख सकता है? क्या ये लेफ्ट राइट देख सकता है कि मेरे लेफ्ट राइट पे क्या है? तो ये अपने लेफ्ट राइट पे नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्यों नहीं ये अपने लेफ्ट राइट पे देख सकता? ये इसलिए नहीं देख सकता कि इसके जो आसपास लोग हैं उन्होंने इसकी आंखों, दोनों आंखों के साइडों पे पट्टी बांध दी है। यानी ये कवर जो है, आई कवर जो है, वो बांध दिया। ठीक है, इसी तरह ही आप लोग हैं। आप लोगों की भी आंखों के दोनों साइडों पे एक आई कवर जो है वो बांध दिया गया है। और आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई जा रही है, और वो है एमफिल। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज जो है वो दिखाई जा रही है, वो है एमफिल। क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि ये एक भेड़ चाल है कि वो भी एमफिल कर रहा है, वो भी एमफिल कर रहा है, वो भी एमफिल कर रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई जा रही है, वो है एमफिल। कि मैंने बस एमफिल करनी है। क्यों करनी है? वो क्यों आप लोगों के पास नहीं है। और आप लोगों ने कर भी लेनी है, आप लोगों ने एमफिल कर भी लेनी है। और करके भी आपको पता नहीं चलना कि मैंने क्यों की थी। ठीक है, आप लोगों ने करके भी सोचना है कि मैंने क्यों की। अभी आपके साथ दो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करनी है, जिनका इरादा आगे पीएचडी का है। ठीक है, अब वो भी इसी तरह ही है, उनको भी बस अभी पीएचडी नजर आ रही है। ठीक है, या अब उनको एमफिल में आके थोड़ा क्लियर हुआ है कि जॉब्स भी होती हैं, एमफिल करके भी कोई फायदा नहीं है जब तक मैंने जॉब का टेस्ट पास नहीं करना। ठीक है, अब एमफिल करें या ना करें, 2024 ये साल चल रहा है, और आप लोगों के सामने ही है कि कितनी महंगाई है। बहुत आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हॉस्टल्स में रहना है? तो सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंडिचर काउंट करें, अपने एक्सपेंसेस काउंट करें। ठीक है, कि आपके क्या क्या अखराजात आएंगे। फीस क्या है, हॉस्टल क्या है, ये सारे खर्चे हैं आपके। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ आयशा बशीर, कि कुछ लड़कियां शादी टालने के लिए भी एमफिल और पीएचडी करती हैं। मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमफिल में इसलिए एडमिशन लिया था कि शादी जो है वो 2 साल के लिए टल जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो अगर तो आपकी फैमिली फाइनेंशली इतनी स्ट्रोंग है कि आपके बहन भाइयों के अलावा भी वो आपके एमफिल के पैसे पूरे कर लेंगे, एमफिल का खर्चा उठा लेंगे, तो आप
फिर सोचें कि हाँ, अगर मैं एमफिल करता हूँ या करती हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा। एमफिल रिक्वायर्ड किस किस चीज़ के लिए है और किस किस चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, देखें, एमफिल जो है ना, वो रिक्वायर्ड जो है वो किसके लिए। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे साइंसिस के, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, फिजिक्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स के आप स्टूडेंट्स होंगे। इंग्लिश के कर लें। आप लोगों में से वो लोग जो साइंसिस के हैं या लिटरेचर से हैं, उन्होंने जाना है टीचिंग की तरफ। टीचिंग की तरफ ही जा सकते हो ना। कौन सा आप लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन जाना है, ठीक है, डीएचक्यू जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, वो कौन सा आपने एज अ डॉक्टर रन करना है, टीचर ही बनना है ना अब आप लोगों ने। तो टीचिंग के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वो एमफिल नहीं है। स्कूल टीचर बनने के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी 4 साल बीएस इनफ है। कॉलेज में ग्रेड 17 का लेक्चरर बनने के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो इनफ है। मैं खुद अब लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस हूँ। मैंने तो अभी एमफिल एमफिल का मेरा दूसरा सेमेस्टर था, फिर तो एमफिल हुई नहीं थी। तो एमफिल जो है वो नहीं चाहिए लेक्चरर बनने के लिए भी। तीसरी चीज़, आप लोग अगर जनरल सीट्स में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनरल सीट्स आती हैं, आप लोग सीएसएस करते हैं, सीएसएस में एमफिल नहीं चाहिए, पीएमएस में एमफिल नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो साइंसेस वाले हैं या लिटरेचर वाले हैं, इन्हें एमफिल कहाँ पे काम आएगी। अगर आप एमफिल करते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको प्रेफर कर सकते हैं एमफिल की बेसिस के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस वालों को काम बहुत ज़्यादा देना आता है और तनख्वाह थोड़ी देनी आती है। वो काम बहुत ज़्यादा देते हैं और पे बहुत थोड़ी देते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, क्योंकि उन्होंने पे बहुत ही थोड़ी देनी है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो वो एमफिल वालों को प्रेफर करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस वाले। अगर आपने एमफिल की हो तो आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगने के लिए सिर्फ एमफिल क्राइटेरिया नहीं होता, साथ में एक आध टेलीफोन सलाम दुआ भी चाहिए होती है। जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूँ वहाँ पे तो सलाम दुआ ज़रूरी है, ठीक है। पाकिस्तान में आप रहते हैं और यूनिवर्सिटी में लगना है, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी यूनिवर्सिटी में 5 सीट्स हों और पांचों की पांचों मेरिट पे मिलें, बहुत मुश्किल है। सलाम दुआ, एक 5 में से कोई एक या 2 सीट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी वाले मेरिट पे दे देते हैं, बाकी जो 3 सीट्स होती हैं वो सलाम दुआ होती है। और पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्हें कहते हैं दादा पोता यूनिवर्सिटी, कि उस यूनिवर्सिटी में पहले दादा भी पढ़ाता था, अब उसका पोता भी या उसका बेटा भी जो है वो पढ़ा रहा है। तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको प्रोफेसर इब्ने प्रोफेसर जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे कि जिनके आबाओ अजदाद भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वो भी अब पढ़ाते हैं। या आपको वो भी बंदे मिलेंगे कि जिनके एमफिल के स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चरार बन गए हैं या उनके पीएचडी के स्टूडेंट्स लेक्चरार लग गए हैं। तो यूनिवर्सिटी का तो इतना आसान काम नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ वाले जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं किसको, वो प्रेफर करते हैं, अगर वो मेरिट पे भी कोई बंदा लेते हैं ना, तो वो प्रेफर करते हैं फॉरेन क्वालिफाइड को, जो बच्चा बाहर से पढ़ा हो, जिसने बाहर से पीएचडी की हो, उसको वो प्रेफर करते हैं कि इसको हमने रखना है, ठीक है। हाँ, कोई 10-15 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट आती है, 10-10 15-15 साल के बाद, उसमें एमफिल वाला जो है वो एलिजिबल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों की किस्मत में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट होगी या नहीं होगी, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि आप लोगों के नसीब में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि हो सकता है कि 10-15 साल के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट आए तब तक आप वैसी ओवर एज हो चुके हों, ठीक है। तो
ये एमफिल के फायदे हैं साइंसिस के लिए। अब बात करते हैं जी, एग्रीकल्चर वाले हैं। चलें जी, अब एग्रीकल्चर वालों की बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है, वो एमफिल करके क्या कर सकते हैं। देखें, एग्रीकल्चर वालों की जो पहली सरकारी नौकरी होती है या जो उनकी पहली ड्रीम जॉब होती है वो होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना, ज़राअत अफसर लगना। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही एमफिल कोई मांगता है, ना ही एमफिल के कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, ना ही एमफिल वालों को कोई एज है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में एमफिल का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमफिल नहीं है और वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बने हुए हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमफिल नहीं है, इंक्लूडिंग मैं भी एमफिल नहीं हूँ, मैं भी लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो एमफिल नहीं होते, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बने हुए हैं। एमफिल करते हैं, अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चे एमफिल करते हैं तो उन्हें क्या फायदा है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे अगर एमफिल करते हैं तो वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। अब साइंटिफिक ऑफिसर की सीट्स कब आएंगी, ये आपकी किस्मत है। ये आपकी किस्मत है कि वो सीट कब आएगी। ठीक है, ये आपकी किस्मत है कि वो सीट कब आएगी। अब अयूब के अंदर सीट्स कब आई, जब मैं अपने पहले सेमेस्टर में था बीएस के, ये 2015 की बात है। तो तब अयूब में सीट्स आने का सुन रहे थे और वो 2022 में जाकर आई। कुछ 7-8 साल के बाद अयूब के अंदर, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर परमानेंट सीट्स आई। पीएआरसी के अंदर अब सीट्स आई हैं परमानेंट। वो 150 बंदा उन्होंने 2024 में भर्ती कर लेना है। उसके बाद किस्मत या नसीब के, पता नहीं कब कब आनी है पीएआरसी में सीट्स। जब 150 बंदा उन्होंने अब भर्ती कर लेना है तो वो पहले वाले रिटायर होंगे तो आगे आएंगी। तो 10-15 साल तक तो कोई नहीं आनी। ठीक है, तो अगर 150 बंदा भी भर्ती हो जाएगा तो फिर ठीक है, फिर बाद में वो किस तरह भर्ती करेंगे। तो सीट्स जो है ना, वो एग्री जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनमें किस्मत से आती हैं। ठीक है, इनमें सीट्स आती हैं किस्मत से। किस्मत हुई आप लोगों की तो सीट आपको कोई ना कोई नजर आ जाएगी एमफिल की बेस पे, अदरवाइज नहीं। फिर एमफिल करने का क्या फायदा होगा एग्रीकल्चर वालों को, कि बेरोजगारी को 2 साल के लिए मजीद टाल सकते हैं। बल्कि बाकी डिग्रीज वाले भी एमफिल करके बेरोजगारी को, ठीक है, बेरोजगारी को 2 साल के लिए टाल लेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन कौन सी डिग्री है, बताएं जी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखें, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है पाकिस्तान में। एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो होती है बीएससी ऑनर्स, एग्री साइंसेज में आप एडमिशन लेते हैं और 5वें सेमेस्टर में आप फूड साइंस मेजर रखते हैं। जिन बच्चों ने एग्री साइंसेज में एडमिशन लिया और 5वें सेमेस्टर में मेजर रखा फूड साइंस का, उन लोगों की तो चांदी चांदी है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। और वो लोग जो हैं वो अयूब वगैरह के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो अयूब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब वो बच्चे, वो बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो गलती से 4 साल बीएस फूड साइंस में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, वो जो बच्चे हैं ना, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के एलिजिबल नहीं होते। अब वो लोग जो फूड साइंस में तो एडमिशन ले लेते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के एलिजिबल नहीं है, वो लोग कहाँ पे एलिजिबल हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की सीट्स। तो पंजाब फूड अथॉरिटी में भी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें एमफिल मांगा होता है। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की सीट्स आई कब थी, 2024 में, 2024 में आई हैं। जो 2024 से पहले कब आई थी, 2018-19 में। ठीक है, तो कितने साल बाद आई, 4 साल, 5 साल के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद। आइंदा कब आएंगी कोई पता नहीं।
कोई पता नहीं कब आएंगी, क्योंकि 2022 में मैं सुन रहा था कि फूड अथॉरिटी की सीट्स आ रही हैं, वो 2024 में आई। आइंदा कब आएंगी कोई पता नहीं। ठीक है। तो हाँ, फूड साइंस वालों को अगर एमफिल करती हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह के लिए, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बराबर जो उनका रैंक होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। हाँ, फूड अथॉरिटी, सॉरी, फूड अथॉरिटी के अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर ही बचता है। तो फूड साइंस वालों के लिए जो बचता है वो प्राइवेट सेक्टर ही है। H&D वाले, वो बेचारे सिर्फ टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, या सिर्फ अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं वो, या फिर जनरल सीट्स के लिए तो आप सारे एलिजिबल हैं। आप लोगों की डिग्रियां आपको इतना फायदा नहीं देंगी जितना जनरल सीट्स आपके लिए फायदेमंद है। क्या सबको पता है जनरल सीट क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब्स में जो जनरल सीट्स होती हैं उनका पता है आप लोगों को? जनरल सीट्स वो सीट्स होती हैं कि जिनमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस जिस बच्चे को जनरल सीट का नहीं पता, वो मुझे अभी व्हाट्सएप पे जनरल सीट लिख के मैसेज करे। जिस जिस स्टूडेंट को जनरल सीट का नहीं पता, वो अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। जनरल सीट लिख के मैसेज करे, उसे मैं एक वीडियो भेजूंगा, ताकि वो वीडियो जो है वो देखे और उसे पता चले कि जनरल सीट होती क्या है। आप लोगों की जिंदगी में जो आप लोगों को मिलनी है ना सीट, वो जनरल सीट ही है। आपके सब्जेक्ट की सीट पता नहीं आपकी किस्मत में है या नहीं है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट सीट्स बहुत थोड़ी आती हैं। बॉटनी वाले भी टीचिंग में ही जाएंगे और एमफिल करके वही चीजें जो मैं साइंसेस के लिए बता रहा था। तो लेक्चरर बॉटनी बनने के लिए एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास, आपकी फैमिली के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आपकी एमफिल को फंड कर सकते हैं, तो आप लोग एमफिल कर लें। लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आगे, अगर आपने बड़ी मुश्किल से पहले ही BS किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। पूरे का पूरे मुल्क के पास पैसे नहीं है, तो आपके पेरेंट्स के पास ना होना तो एक नेचुरल सी बात है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में मांग रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आपका जो मुल्क है वो पूरी दुनिया से मांग तांग के गुजारा कर रहा है। तो अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा फंड्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। मैंने एमफिल नहीं करना तो कुछ बन जाएगा BS इंग्लिश के बाद? जी बिल्कुल, जो लोग एमफिल नहीं करते उनका कुछ ना कुछ बन ही जाता है। अगर वो 2-3 माह टका के, 3 माह, 3 मंथ्स, अगर वो टका के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें, तो 6 माह के अंदर अंदर उनका कोई ना कोई टेस्ट क्लियर हो जाता है और उनका कुछ ना कुछ बन ही जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस जो है ना, वो भी PPSC का 11 महीने का है और FPSC का 23 माह का है। ये जो आपकी जिंदगी की एज है ना, 22 साल 23 साल, यही कुछ करने की उम्र है। ठीक है। अगर यही आप लोगों ने इधर उधर टकरे मार के जाया कर ली ना, तो फिर बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं बचना। तो एमफिल, मेरा मशवरा क्या है कि एमफिल तब करें जब आपको पता हो कि आपके पास रिसोर्सिस हैं। बोटनी वाले, अच्छा, जो टीचिंग में नहीं जाना चाहते, वो बच्चे जो टीचिंग में नहीं जाना चाहते, जिनका बोटनी सब्जेक्ट है और वो टीचिंग में नहीं जाना चाहते, वो जनरल सीट्स के लिए जाएं। जनरल सीट्स में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। SNGAD है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। आपके पास डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं टीचिंग के अलावा। जो टीचिंग तो एक छोटा सा काम है, टीचिंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है। टीचिंग के अलावा दुनिया बहुत है, बेशुमार है। अच्छा, एमफिल करने का जो पहला मेरा मशवरा है वो है कि बाहर से करो। बाहर से आप लोग एमफिल करो। ठीक है। आप लोगों को अगर एमफिल करने का बहुत जुनून है, बाहर से एमफिल करो, वो आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, तो अप्लाई करो,
कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा। बेशक चाइना चले जाओ, चाइना को ऐसे ही हमने बदनाम किया हुआ है। चाइना के अगर आप शहर देखें तो वो यूरोप के शहरों से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूरोप की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छे हैं। ये तो अंग्रेज़ों ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है, ठीक है। तो उस वजह से चाइना को आप लोग इतना अच्छा नहीं समझते। चाइना के भी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, पीकिंग मेडिकल कॉलेज दुनिया के टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। तो चाइना के अंदर भी दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो कहीं भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाए तो लाजमी जाए, ठीक है। एमफिल तब करें जब आपके पास पैसे हों, क्योंकि एमफिल में स्कॉलरशिप नहीं होती। जो पाकिस्तान से एमफिल है ना, उसमें आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होनी। एमफिल की कोई स्कॉलरशिप नहीं है, एमफिल में कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मुझे बाद में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो वो जो है ना ख्वाबों ख्यालों में घूम फिर रहा है। एमफिल एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने खुद ही सेल्फ फंड जो है वो खुद को खुद ही फंड करनी है। पीएचडी में आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, एमफिल में नहीं मिलती। अच्छा, अब थोड़ा सा पीएचडी की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पीएचडी की तरफ भी आ जाते हैं। देखें, पीएचडी आपको अगर करनी है ना तो पाकिस्तान से ना करें। पाकिस्तान से पीएचडी करने का मतलब है कि आप अपना टाइम और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको आपकी अपनी यूनिवर्सिटी वालों ने भी नहीं रखना, ठीक है। ये ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में कि जो बाहर से पीएचडी करके आएगा उसी को ही रखना है। तो पाकिस्तान से पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं है। पीएचडी करनी है तो बाहर से करें, नहीं तो ना करें। पीएचडी नहीं करनी तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। जब तक पीएचडी की स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आपकी तब तक कोई गवर्नमेंट जॉब हो जानी है, ठीक है। आपकी तब तक कोई गवर्नमेंट जॉब हो जानी है। बच्चे पता क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भेड़ चाल इस घोड़े की तरह, ये घोड़ा फिर मुझे दिखाना पड़ना है। आप लोगों की जो शक्ल है ना मुझे बड़ी पसंद आई है, आप लोगों की ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये मुझे आपको बार बार दिखानी पड़ेगी, फिर ये आप लोगों को अपनी तस्वीर नजर आएगी। तो आप लोग, ये भी मेरे सामने है और आप लोग अपनी तस्वीर खुद भी देख रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ एक साइड दिखाई जाती है कि बस एमफिल एमफिल एमफिल, पीएचडी पीएचडी पीएचडी। आप लोगों को क्यों नहीं आपके यूनिवर्सिटी वाले या आपके टीचर्स क्यों नहीं ये बात सिखाते या समझाते कि बेटा अब आपने बैचलर्स करने वाले हो या कर ली है, अब जॉब्स की तैयारी स्टार्ट करो या इस तरह आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। कभी आप में से कोई मुझे एक स्टूडेंट बता दे कि जिसके किसी उस्ताद ने बताया हो कि वो गवर्नमेंट जॉब किस तरह सिक्योर कर सकता है। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि उसे अपनी बीएस के दौरान किसी टीचर ने बताया हो कि इस तरह आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ये फलां टेस्ट दोगे तो फलां जॉब जो है वो सिक्योर कर लोगे। मैं तो बता रहा हूँ लेकिन मैंने आपको यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ाया, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ लेकिन मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ाया। आप लोगों ने कितनी कितनी फीस दी है, कम से कम कोई 50-50 हजार तो एक सेमेस्टर के तो दिए ही होंगे। चले 50 हजार मैंने ज्यादा कह गया हूँ, 10-10 हजार तो दिए होंगे। 10-10 हजार तो आपने फीस सेमेस्टर दिया होगा। यानी आप लोगों ने कम से कम कोई 1 लाख रुपया तो अपनी बीएस के ऊपर लगाया है। तो 1 लाख लगाने के बाद भी आपको सिर्फ अगर एक ही डायरेक्शन बताई गई है कि सिर्फ सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, दाएं बाएं का बताते ही नहीं है, तो ऐसी डिग्री आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल करती है, लेकिन आप लोगों को जॉब नहीं देती। बैचलर्स करके या एमफिल करके आप लोग अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो गए हैं कि जी आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप लोग जॉब सिक्योर करने के लिए भी काबिल नहीं हुए।
आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं आए कि जिस लेवल पे आपको जॉब भी मिलेगी। अब वो लेवल क्या है? देखें, जॉब में अप्लाई करने का क्राइटेरिया तो वो ही सिंगल पेज है, ठीक है, वही एक सिंगल पेज है कि जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर लोगे। जॉब सिक्योर करने के लिए आपको अपनी डिग्री से हटके पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं, जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं उनमें आपकी डिग्री से रेलिवेंट आता है। जिस तरह लेक्चरर का है उसमें आपकी डिग्री से रेलिवेंट आएगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसमें आपकी डिग्री से रेलिवेंट आएगा। लेकिन जो 90% बाकी सीट्स हैं, ये तो 10% सीट्स होती है ना जो आपकी डिग्री से रेलिवेंट होती है, जो 90% बाकी सीट्स हैं उनमें तो आपकी डिग्री से कुछ भी नहीं आना, आपकी डिग्री तो किसी काम की नहीं है उन सीट्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा सर, अगर जनरल नॉलेज अच्छा हो तो फिर हम किसकी तैयारी करें पीपीएससी की? देखिए, पीपीएससी तो एक इदारा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक इदारा है जिसका काम है टेस्ट कंडक्ट करना। अब पंजाब हुकूमत के ये जो बाकी सूबों की हुकूमतें हैं उनके हजारों महकमे हैं, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट की सीट्स आती हैं। बोटनी वाले कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। बोटनी वाले नहीं कर सकते एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर अच्छा, अब एमफिल आप लोग नहीं करते तो फिर क्या होगा? वो बंदे, वो या वो बच्चे या वो लड़के या वो लड़कियां जो एमफिल नहीं करेंगे उनके साथ क्या होने वाला है? दो सिनेरियो हैं। अगर तो आप एमफिल नहीं करते और आप पूरी नीयत से 100% नीयत से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं एक डिसिप्लिन में रह के, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे चौथे दिन फिर मौज मस्ती स्टार्ट कर दी। मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप अपनी तैयारी के लिए रखें, संडे को आप अयाशी डे रखें, संडे को आपने जो मर्जी अयाशी करें, और मंडे टू सैटरडे भी आप रोजाना एक ड्रामा देखें, रोजाना 1 घंटा ड्रामे के लिए रखें, 1 घंटा अपनी वॉक के लिए रखें। जरूरी नहीं कि आपने 24-24 घंटे पढ़ना है, दिन में 4-5 घंटे पढ़ना है बस। मंडे टू सैटरडे 5-5 4-4 घंटे लगा दें, ठीक है, संडे वाले दिन फुल ऐशी करें, ठीक है। तो ये इतना सर पे भी नहीं चढ़ाते। हाँ, डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंट जो है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट हो अपने काम के अंदर, ठीक है, तो फिर कामयाबी मिलती है। एक सिनेरियो ये है कि वो बच्चे एक सिनेरियो ये है कि वो बच्चे होंगे जो कि एमफिल नहीं करेंगे और वो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे। दूसरे बच्चे वो होंगे जो कि एमफिल भी नहीं करेंगे, तैयारी भी नहीं करेंगे। अब जो एमफिल नहीं करेंगे और तैयारी नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? वो बैठ के यही सोचते रहेंगे कि काश मैं एमफिल ही कर लेता, अगर एमफिल की होती तो मतलब तैयारी तो हो नहीं रही, एमफिल ही कर लेता, ठीक है, एमफिल की होती तो मैं भी अपने फेलोज के साथ होता। अब इस इन सिनेरियो से बचने के लिए मेरा क्या मशवरा है? मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों का जो बीएस है, ठीक है, आप लोगों का जो बीएस है वो खत्म हो जाना है जून के अंदर। ये मई जून के अंदर आप लोगों का बीएस जो है वो खत्म हो जाएगा। एमफिल की क्लासेस स्टार्ट होनी है सितंबर अक्टूबर में, यानी आपके पास जून जुलाई अगस्त 3 महीने आप लोगों के पास मौजूद हैं। ये 3 महीने आप लोगों के पास मौजूद हैं, ठीक है। ये 3 महीने जो हैं वो आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक हैं। मेक और ब्रेक हैं ये 3 महीने आप लोगों के। कैसे? क्योंकि जब एमफिल स्टार्ट हो जानी है तो आप लोगों के पास एक बहाना आ जाना है कि अब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए टाइम नहीं है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जी, अब
क्लासेस लेनी होती हैं, लैब का काम होता है, फलां काम होता है, ये काम होता है, वो काम होता है। आप में से बहुत से लोग अभी भी वेले हैं, फारिग हैं, ठीक है, जिनकी अभी इंटर्नशिप चल रही है, वो तो बिल्कुल ही फारिग हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तो निहायत ही वेले हैं, निहायत ही फारिग हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप चल रही हैं, तो कोई काम नहीं उन्हें। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मेरा क्या मशवरा है? मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। एमफिल की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोगों की जीके की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। एमफिल में भी एडमिशन ले लें, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि मेरी एमफिल मिस हो गई। जैसे ही आप आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी सितंबर तक, 3 माह के अंदर तैयारी हो जाती है। अगर आप लोग अच्छी तरह मेहनत करें, 3 माह के अंदर तैयारी हो जाती है। तो आप लोग सितंबर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई अप्लाई तो आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो हैं वो सितंबर के महीने में जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एमफिल के साथ साथ टेस्ट देते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और जब आप ये कर लेंगे तो यकीन जाने कि आपकी एमफिल में ही जॉब हो जाएगी। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने तो तब बीएस में दाखला भी नहीं था लिया जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों की बीएस की पहली क्लास भी नहीं थी स्टार्ट हुई जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग, मतलब कुछ आप में से बहुत से अपने आप को बड़े अक्लमंद समझ रहे होंगे, तो वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ठीक है, जहां से मेरे टीचिंग का स्टार्ट होता है। तो मुझे वो मूवी का डायलॉग भूल गया। तो आप लोगों की, ठीक है, बीएस से पहले ही मैंने, मेरे जो पढ़ाना है वो आप लोगों की बीएस से भी पहले का है। तो देखो, मैं इतने सालों में बहुत सी अवाम को देखता आ रहा हूँ, ठीक है, और उनमें से बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जो जो लोग एमफिल के अंदर ही कहीं ना कहीं उनकी जॉब हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जॉब हो गई। अच्छा, अब एक सवाल जी, हम तैयारी कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें? अब वो सवाल दो तरह का हो सकता है। या तो वो एमफिल की टेस्ट की तैयारी का पूछ रहे होंगे, या वो पीपीएससी की तैयारी का पूछ रहे होंगे। तो गूगल लाइसियम का जो बैच स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी का, वो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2024 से। 15 अप्रैल 2024 से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या पीपीएससी की तैयारी खुद कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं। अब सेशन में और खुद की तैयारी में क्या फर्क है? जब आप खुद तैयारी करने बैठेंगे तो वो आपका 1 साल लगा देगा। आप लोगों को अगर बुक्स भी पता चल जाएं, उन्हें समझते समझते 1 साल गुजर जाना है, और किसी किताब ने आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाने। कभी किसी किताब ने बोल के बताया इसका ये मतलब है? किसी भी, बल्कि एमसीक्यूज वाली किताबें होती हैं। आप, फॉर एग्जांपल एबीसी है, आप कभी ई पढ़ रहे होगे, कभी एम पढ़ रहे होगे, कभी ए पढ़ रहे होगे, कभी एक्स पढ़ रहे होगे, कभी पी पढ़ रहे होगे। ए से लेके जेड तक एक तरतीब में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ए से लेके जेड तक एक तरतीब में आपके पास नॉलेज जो है वो नहीं आएगा। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं जीके की, तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, वो साल साल डेढ़ डेढ़ साल जाया हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगता है। जो करियर काउंसलिंग वाला ग्रुप है, उसमें मैं एक पास्ट पेपर भेजता हूँ, वो तो उसे देखिएगा और उसे खुद जरा क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिएगा। एक पास पेपर को भी जब आप क्रॉस चेक करेंगे ना, क्योंकि पास पेपर्स की जो किताबें हैं उनमें आंसर्स गलत हैं, गलत आंसर्स दिए हुए हैं। अगर कोई गूगल लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ये नंबर के ऊपर मैसेज करो, अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो कि मैं ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हूँ, तो मुझे जो है एमफिल पीएचडी वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के जो है वो मैसेज भी करो, ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए।
उसी ग्रुप के अंदर आज मैं एक पास पेपर भेजूंगा पीपीएससी का। उस पास पेपर को जरा क्रॉस चेक करना, तो आपके तकरीबन कम से कम भी 1 घंटा आपका लग जाएगा, जाया हो जाएगा। हालांकि 100 एमसीक्यूज हैं, उन्हें क्रॉस चेक करते करते भी आपका घंटा लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आपका उसी में जो है वो जाया हो जाएगा। तो आप इसी तरह ही जब पीपीएससी की सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो आपका पूरा साल जाया हो जाएगा, और फिर भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता चलेंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो अगर आप गूगल लाइसियम का सेशन ज्वाइन करते हैं तो आप एक डायरेक्शन में, एक तरतीब से पीपीएससी के तमाम कंटेंट्स कवर करेंगे। ये 3 माह का सेशन होगा, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आपकी एमफिल से पहले पहले आपकी पीपीएससी की कंप्लीट तैयारी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, आपकी एमफिल स्टार्ट होने से पहले पहले। और जैसे ही आपके 8वां सेमेस्टर हो, आपका 8वां सेमेस्टर हो जाएगा। आपका 8वां सेमेस्टर जब हो गया तो आपका जब नोटिफिकेशन होगा 8वें सेमेस्टर के रिजल्ट का, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई कीजिएगा। तो गूगल लाइसियम का ये जो बैच 15 है ना, सॉरी बैच नंबर 27 है, जो 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए एक आइडियल बैच है। क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, ये जिस महीने में स्टार्ट हो रहा है, ये आपको बहुत सूटेबल रहेगा। क्योंकि फिर आपकी एमफिल स्टार्ट हो जानी और आपके 2 साल वैसे ही ज़ाया हो जाएंगे, जैसे आप लोगों ने बीएस के 4 साल ज़ाया किए हैं। जैसे आपने बीएस के 4 साल ज़ाया किए हैं और आपके पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कोई अता पता नहीं है कि जॉब किस तरह लेनी है। तो गूगल लाइसेंस के सेशन में आपको हर जॉब की काउंसलिंग भी की जाएगी, आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। इस सेशन को लेने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट देंगे, उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप उसको क्लियर करेंगे। अभी रिसेंटली जो ZTBL का टेस्ट हुआ था, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ। तो ये व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी जो ZTBL का टेस्ट हुआ था, तो गूगल लाइसेंस के 76 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट क्लियर किया था, और मोर देन 90 स्टूडेंट्स ने हमसे इंटरव्यू की तैयारी की। और अल्हम्दुलिल्लाह हर रीजन में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन हुई है। उनके साथ भी मैं सेमिनार्स रखूंगा। लेक्चरर बॉटनी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर इंग्लिश, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ लेक्चरर लगे हुए हैं। और सर ऑनलाइन सेशन नहीं लिया जाता अच्छे से बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इंटरनेट का इशू है या जिनको टाइम का इशू है, तो उनके लिए मेरे पास एक अल्टरनेटिव भी है। वो मुझसे उस अल्टरनेटिव के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो इंटरनेट वाला जो इशू है ना, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पैसे मिलेंगे, वो तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो लाजमी तैयारी को स्टार्ट करें। अभी से तैयारी को स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने ये 4 महीने वेस्ट कर दिए ना, तो यकीन जाने 2 साल आपके मजीद ज़ाया हो जाएंगे। अभी किसी पेपर के ऊपर ये मेरी बात लिख लें, जब आपकी एमफिल स्टार्ट हो जानी है ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे। एमफिल से पहले ये जो 3-4 महीने हैं, इनमें ही आप तैयारी कर सकते हो। यही 3-4 महीने हैं कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही आपकी एमफिल स्टार्ट हो जानी है, तो आपने बाउंड हो जाना है, आप नहीं पढ़ पाओगे। और अगर एमफिल से पहले तैयारी कर ली, तो एमफिल के अंदर इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी। आपकी जॉब एमफिल के अंदर ही हो जाएगी। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है, देखो ज्वाइनिंग में भी एक लंबा अरसा लग जाता है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है तो आपका एमफिल का भी काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है सर, जिन्होंने एमफिल आउट ऑफ कंट्री करने का सोचा उनके लिए भी जीके फायदामंद है। जी बिल्कुल, उनके लिए भी जीके फायदामंद है। मुझे आज़रबाईजान के अंदर जो जॉब मिली थी, वो क्यों मिली थी? वो इसीलिए मिली थी कि मुझे आज़रबाईजान की हिस्ट्री जो थी वो अच्छी तरह पता थी। जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई आज़रबाईजान की हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पे एक बंदे को मैं पसंद आ गया। उसने मुझे साथ ही ऑफर कर दिया कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? मेरा स्टूडेंट है हसीब। ठीक है, मेरा स्टूडेंट है हसीब।
उसने उसने भी अपने सेशन में यही कहा कि गूगल लाइसियम का मैंने 2020 में बैच ज्वाइन किया था। अब मैं बाहर आया हूँ, अब मैं यूरोप के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे हैं, और जब मैं उनसे डिफरेंट कंट्रीज की बात करता हूँ तो एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है। तो उसने डिफरेंट कंट्रीज का कहाँ से सीखा? इसी प्लेटफॉर्म से उसे पता चला कि बाकी दुनिया में क्या होता है। मेरी स्टूडेंट है, वो चाइना गई है, उसने बहुत से उसके साथ डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं। तो गूगल लाइसियम के अंदर क्योंकि पूरी दुनिया का पढ़ाया जाता है, तो अब वो अपने फेलोज के साथ बात करती है, तो उसके फेलोज इम्प्रेस होते हैं। तो जीके जो है ना, ये कभी जाया नहीं जाता। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपना जो पहला क्विज कंपटीशन विन किया था, वो मैंने 6 क्लास में विन किया था। जब मैं छठी क्लास में था तब मैं विन किया था, और मेरे घर वाले मुझे मारते थे। मतलब मारते, यही कह लें कि मतलब कहते थे तुम दूसरी चीजें क्यों नहीं पढ़ते, तुम जनरल नॉलेज ही क्यों पढ़ते हो। ठीक है, ये मतलब डांटते थे, मारते गलत वर्ड है, डांटते थे कि तुम अपने कोर्स की किताबों के ऊपर क्यों नहीं इतना फोकस करते, कि जीके के ऊपर क्यों इतना करते हो। तो स्कूल के अंदर भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्विज कंपटीशंस विन किए थे। नेशनल लेवल पे मैं फिर कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल पे मैंने क्विज कंपटीशंस जो थे वो विन किए। तो उसका फायदा ये हुआ कि अब मैं मतलब मैंने एक ही सीट आई, और मैंने बगैर तैयारी के टेस्ट दिया, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। ठीक है, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की सीट आई। वही जो मैंने स्कूल में पढ़ा था जीके, वो मेरे काम आया। वही जो मैंने स्कूल में जीके पढ़ा था, ठीक है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अब उनकी भी जॉब्स हो गई हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने एक दफा स्कूल में तैयारी की थी और अच्छी तरह मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था स्कूल लाइफ के अंदर, वो मुझे बाद में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, जीके आपकी पूरी जिंदगी चलता है। ये जीके जो है ना, जनरल नॉलेज आपकी पूरी जिंदगी चलता है। जब आप ये सेशन ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर एक फर्क फील होगा। ठीक है, आप लोगों को अपने अंदर एक फर्क फील होगा कि हाँ, ये डिफरेंस है। आजकल तो जो है ना, वो मतलब ऐसे ऐसे बंदे जीके पढ़ा रहे हैं कि जिनको जीके के स्पेलिंग भी नहीं आते, जिन्हें जनरल नॉलेज का मतलब भी नहीं पता, वो जो है जनरल नॉलेज के टीचर बने हुए हैं। तो आपको भी मैं सेशन का बता दूं, फिर मैं आपको एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की गाइडेंस देता हूं कि एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। तो सेशन का मैं आपको बताता चलूं, 15 अप्रैल 2024 से सेशन स्टार्ट होगा। ये तकरीबन 3 माह का सेशन होगा। रात 8 बजे से 8:45, जस्ट 45 मिनट आपने अपनी जिंदगी के देने हैं, मंडे टू फ्राइडे। और इन 45 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मंडे टू फ्राइडे ही क्लास है बस। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। उसके अलावा जूम के ऊपर क्लासेस हुआ करेंगी, जिस तरह अभी क्लास हो रही है। डेली आपका टेस्ट होगा, जो भी आप पढ़ेंगे उसका अगले दिन टेस्ट होगा। फिर जो पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे उसका मंडे को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। और जब हम सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, तो फिर आपके 5 फुल मॉक एग्जाम्स होंगे, 100 एमसीक्यूज के। आपको डिफरेंट बुक्स का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स है ना, वो तकरीबन कोई 1000-1200 के हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, हार्ड में नहीं। ये ना समझना हार्ड में मिलेंगे, सॉफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, और अगर अगले 6 महीने में मेरी बुक आ गई, तो वो भी फिर मैं मार्केट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको डिस्काउंट पे मिलेगी। तो डिफरेंट बुक्स का आपको मटेरियल जो है मिलेगा। अगर आप लोग 5 5 अप्रैल तक फीस सबमिट करवाते हैं, तो आपको 40% डिस्काउंट मिल सकता है। आप 5 अप्रैल तक 3,000 में पूरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 3,000 में आप पूरे का पूरा सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कॉन्वोकेशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, अभी कॉन्वोकेशन हुई थी। कोई बता सकता है उसकी फी कितनी थी? कॉन्वोकेशन की यानी डिग्री लेने की जो फी थी वो कितनी थी? कितनी थी जी फी? कोई गैस कर सकता है कि कितने पैसों में उन्होंने डिग्री दी? वो जो कॉन्वोकेशन की फीस थी वो थी 3,000। 3,000 फीस थी, यानी एक तो आपने पहले उन्हें
हजारों रुपए दिए, उनसे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा जी हम आपके लिए कॉन्वोकेशन रख रहे हैं, चलो 3-3 हजार और दो। तो हर यूनिवर्सिटी वाले 3-3 हजार, 2-2 हजार अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक आपको जो है एक आखिरी जो है ना वो अ, एक आखिरी आपसे वसूली करते हैं, और 3-3 हजार जो है वो दिए। ठीक है, हालांकि उस कॉन्वोकेशन का क्या फायदा आपको हुआ? आप लोग तो बैठे भी नहीं होंगे, मैंने बहुत से बच्चे उसमें बैठे भी नहीं होंगे, सिर्फ डिग्री लेने गए होंगे। तो जी इस सेशन में टेस्ट भी होंगे, इस सेशन के अंदर टेस्ट भी होंगे। तो ये 5 अप्रैल तक आप लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है, वैसे तो 5 हजार सेशन की फी है, लेकिन आप लोग जो हैं वो 5 अप्रैल तक अगर फी सबमिट करवाते हैं तो आप लोग 3 हजार करवा सकते हैं। 40% डिस्काउंट ऑफर है आप लोगों के लिए 5 अप्रैल तक। ठीक है, और मैं फिर आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ चैलेंज कर लो आप लोग, कि ये सेशन लेने के बाद आप में कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर आप लोग चैलेंज कर लो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप लोगों का जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। आपका नजरिया जो है, सोचने का नजरिया जो है, चीजों को देखने का नजरिया जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा भी पता चलेगा कि दुनिया किस तरह जो है वो बसती है। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो जो लोग सीएसएस करना चाहते हैं, जो लोग पीएमएस करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेशन बेस्ट है। और जो लोग जो हैं वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब इस सेशन के अंदर जो कंटेंट्स होंगे, ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और इन्हीं सब्जेक्ट्स में से जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें इन्हीं सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं। अब आप लोगों ने फी किस तरह सबमिट करवानी है, तो एचबीएल बैंक में भी आप लोग फी सबमिट करवा सकते हैं, जैस कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसा भी कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के और नीचे मैसेज लिख दें फी मेथड, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो फी मेथड जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फी मेथड जो है आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि क्लासेस किस तरह की होंगी, तो आप लोग क्या करें, आप लोग जो हैं गूगल लाइसिम का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डेमो लेक्चर भी ले सकते हैं। मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल, और फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एमफिल और पीएचडी टेस्ट की तैयारी किस तरह की जाए। ओके जी, अभी मैं आपको चैनल दिखाता हूँ। उस चैनल के ऊपर जो है आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें डेमो लेक्चर्स भी हैं। तो आप लोग अगर गूगल लाइसेंस के चैनल पे जाएं तो आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लासेस जो हैं वो कैसी होती हैं। ये फी डिस्काउंट ऑफर ख़त्म हो जाए फिर मैं डेमो लेक्चर रखूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग डिस्काउंट ऑफर लेना चाहते हैं उन्हें इतना तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरी गारंटी है कि आपके जो 3 हजार हैं ये आपको 30 हजार से ज़्यादा फायदा देंगे। जो आपने अपनी 4 साल बीएस में नहीं ना सीखा, वो मैंने आपको सिखाना है। आपकी जो बीएस थी उसने आपको जस्ट सिखाया है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं। मैंने आपको सिखाना है कि आपने जॉब किस तरह सिक्योर करनी है, आपने जॉब जो है वो कैसे हासिल करनी है। ठीक है, तो मेरा जो मकसद होगा सेशन का यही होगा कि आपने जॉब किस तरह हासिल करनी है। तो एक इदारा जिसने आपको 4 साल पढ़ाया, ठीक है, आप पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से हैं, मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन एक इदारा है जिससे आप पढ़े हैं, उसने आपको ये नहीं बताया कि आपने जॉब किस तरह हासिल करनी है। ठीक है, उससे पता नहीं कितने परसेंट कम फीस पे मैंने आपको सिखाना है कि आपने जॉब किस तरह हासिल करनी है। तो आप गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे वीडियोस में जाएं, आपको बेशुमार डेमो लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे डेमो लेक्चर्स नीचे काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, डेमो क्लास फॉर बैच नंबर 26, डेमो क्लास फॉर बैच नंबर 24, और डेमो क्लास, इतनी ज़्यादा डेमो क्लासेस हैं, इन्हें ज़रा देख लीजिएगा। अब अपनी अच्छी तरह तसल्ली करें। इसी तरह गूगल लाइसिम का फेसबुक पेज है, उसकी तसल्ली करें अच्छी तरह, और उसके बाद जो है वो आप लोग तसल्ली से जो है वो ज्वाइन करें सेशन को। ठीक है,
तो अगर किसी का भी कोई सवाल हो सेशन के हवाले से, ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है। और अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को ये नहीं पता कि जनरल सीट्स क्या हैं, तो वो भी मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स अगेन शो करवा दें, मैं दोबारा अगेन सब्जेक्ट शो करवा देता हूँ। तो पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल पोलिटिकल मैप, लॉजिक, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, और वो भी सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो सारे के सारे आपको जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि जो आपका पीपीएससी का टेस्ट आता है वो इन सब्जेक्ट्स में से आता है। जो जनरल सीट्स हैं उनमें आपकी डिग्री का कुछ नहीं आता। ठीक है, वो आपकी डिग्री का सिर्फ लेक्चरर के पेपर में आएगा या एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में आएगा। आपकी डिग्री का जनरल सीट्स में कुछ भी नहीं आता। आपकी डिग्री सिर्फ अप्लाई करने के लिए आपको अलाउ करती है, आता उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लें। अब मैं जो है वो एमफिल और पीएचडी टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ।